नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी 2023 में रखा गया है और मैंने बिहार बोर्ड में 2022 में पूछे हुए प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया था। उसी तरह से आज आपका बिहार बोर्ड का 2021 में पूछे हुए प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मैं दूंगा। याद रखेंगे कि ये जो आपको हल प्रश्न पत्र कराया जा रहा है वो आपके आने वाले परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा है रिपीट हुए हैं और कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मैं आंसर बताता हूँ उसके साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछी जाने वाली होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये है 2021 का प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड का जीव विज्ञान का। आपके 2021 में 11 से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 12 से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सारी चीज़ें आप जानते हैं, मैंने 2022 वाले में ही आपको बता दिया था कि कैसे ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। 70 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से सिर्फ आपको 35 सॉल्व करना है। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलता है और पूरे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आपको 96 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए आपको 70 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इन 96 में से आपको करने कितने हैं? 35 आपको करने हैं ऑब्जेक्टिव, 10 आपको करने हैं शॉर्ट और 6 में से 3 आपको करना है लॉन्ग। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। 2021 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा गया था, लेकिन वहां पर पूछा गया था कि मध्य चक्र किस में पाया जाता है। मध्य चक्र को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। अब देखिए इस बार क्या पूछे हैं 2021 में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र। तो दोनों याद कर लीजिए, दोनों के अलावा और कोई भी चक्र नहीं होता है। तो मध्य चक्र किस में पाया जाता है? गाय भैंस में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। यानी इसका आंसर क्या सही होगा? डी, इन सभी में। तो ऋतुस्राव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल मनुष्य में, बंदर में और चिंपैंजी सभी में पाया जाता है, यानी पहले का आंसर क्या सही होगा? डी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, या फिजन कह लीजिए, बाइनरी फिजन नहीं, फिजन ही कह लीजिए। किस में पाया जाता है द्विविखंडन? तो मैंने बताया द्विविखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यानी ऑप्शन ए और बी। द्विविखंडन जीवाणु में पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सभी में द्विविखंडन पाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि बहुविखंडन किस में पाया जाता है? मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन किस में पाया जाता है बताइए? प्लाज्मोडियम में और अमीबा में। पिछली बार भी बताया था आपको। तो ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिए, क्योंकि इन्हीं सब से फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने देखा है कि ये वो क्वेश्चन पूछते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक्स ही पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। मेरे ख्याल से तो बहुत ईजी पूछते हैं, बस आपको ध्यान ही रखना है। मैंने क्या बताया, जो सबसे पॉपुलर टॉपिक होता है वही पूछे जा रहे हैं आपसे। तो ये सब पॉपुलर टॉपिक हैं, बार बार अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग कंपटीशन में। द्विविखंडन किस में पाया जाता है, बहुविखंडन किस में पाया जाता है। अब देखिए ये भी नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की परिशुद्धता बताइए। बताएं आपको कैसे निकालोगे इसका। देखिए मैंने बताया एक डीएनए में जितने साइटोसिन होते हैं उतने ही ग्वानिन होते हैं, जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थाइमिन होते हैं। कह रहे हैं 18% है, यानी 100% में से 18% साइटोसिन है, तो जितना साइटोसिन है उतना ही ग्वानिन होगा, है ना।
तो 100% में से 18% घटा दीजिए साइटोसिन को, कितना आ जाएगा 2, ठीक 82 आएगा, है ना। और 18 इसको घटा दीजिए, ये साइटोसिन घट गया, 18 घटा दीजिए ग्वानिन। अब इसमें से 82 में से 18 कितना आ जाएगा 64, ठीक 64 आएगा, 64 आएगा। अब कह रहे हैं कि 64 नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन और थाइमिन आते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन बराबर मात्रा में है, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, बताइए कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 32, यानी 32 होंगे एडेनिन, 32 होंगे थाइमिन। देखिए जोड़ लीजिए, 32 32 64, 18 18 36, हो गया 100%। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10, हो गया 100%। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है बाबू, बिल्कुल भी मत घबराया करिए। एक डीएनए में 4 ही चीज तो पाया जाता है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन होगा। 100 रुपये है आपके पास, 100 रुपये हैं, आपको साइटोसिन और ग्वानोसिन को बराबर मात्रा में देना है, एडेनिन और थाइमिन को बराबर मात्रा में देना है। कह रहे हैं 18 रुपये दे दो साइटोसिन को, तो 100 में से 18 दे दिए साइटोसिन को, तो 18 साइटोसिन को दियो तो उतना ही ग्वानिन को देना है, यानी 18 ग्वानिन को भी दे दो। तो 100 में से 18 और 18 18 कितना हो गया 36, 36। 100 में से 36 घटा दो, कितना बचा 64। अब 64 में बराबर बराबर एडेनिन को भी देना है, थाइमिन को भी देना है, 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 32। एडेनिन को दे दो 32, थाइमिन को दे दो, बस यही सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। 100 को इन चारों में बांटना है, किसी एक की वैल्यू दी जाएगी, आपको दूसरे की वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ पर साइटोसिन की मात्रा 18 दिए हैं, अगर पूछा होता ग्वानिन की मात्रा बताइए तो सीधे कह देते 18। एडेनिन को निकालने के लिए या थाइमिन को निकालने के लिए आपको 100 में से जो फॉर्मूला बताएं उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की मात्रा कितनी होगी 32, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? मैंने आपको बताया है विडाल टेस्ट, अभी पिछले टॉपिक में ही बताया है। विडाल टेस्ट टाइफाइड कंफर्म के लिए होता है, ठीक। एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो अभी ये टॉपिक रह गया, लेकिन एक जगह मैंने बताया था कि एचआईवी सहायक टी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। यहाँ पर 7 लिखा है, इसको टी कर लीजिए। सहायक टी, टी हेल्पर कोशिका, यानी टी सहायक कोशिका, हेल्पर मतलब सहायक, सहायक कोशिका। एचआईवी टी सहायक कोशिका पर आक्रमण करता है, क्योंकि टी सहायक कोशिका क्या करती है, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करती है। तो ये वायरस जानता है कि टी लिम्फोसाइट को हटा दोगे तो हमारा काम बन जाएगा, हम रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इस हल प्रश्न पत्र का भी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो लिंक है गूगल प्ले स्टोर का, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च करिएगा बायोलॉजी इन हिंदी, वहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके ये आप हल प्रश्न पत्र वहाँ पर फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए प्रतिरक्षा अनुक्रिया किसके प्रति होती है? प्रतिजनों के प्रति, यानी एंटीजेंस के प्रति। अभी पिछले वाले में ही बताएं आपको, पिछले टॉपिक में। प्रतिजन क्या होता है? रोगाणु हो सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, कुछ भी हो सकते हैं, रसायन भी हो सकते हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, तो उनमें सभी आ जाते हैं। यानी प्रतिजन जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाले कारक होते हैं, वाह्य कारक। तो प्रतिरक्षीय अनुक्रिया प्रतिजनों यानी एंटीजन के प्रति अनुक्रिया करता है, ठीक। यानी 6वें का क्या सही होगा, ऑप्शन डी। अच्छा 7वां देखिए, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन। मैंने आपको बताया था ना, एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, मास्ट कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और उनसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन स्रावित होता है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ए और बी। हिस्टामिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी स्रावित होता है प्रदाह प्रक्रिया के समय, तो वो एलर्जिक रिएक्शन ही होते हैं प्रदाह प्रक्रिया।
और एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी प्रतिरक्षी, बताइए कौन सी प्रतिरक्षी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी पिछले टॉपिक में बताया था आपको कौन सी एंटीबॉडी काम करती है एलर्जिक रिएक्शन में, कमेंट बॉक्स में बताइए, ये भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म किससे बनता है? ये देखिए 11 से पूछ लिए, नहीं 12th का ही है, 12th का सेकंड चैप्टर है। एंडोस्पर्म किससे बनता है? तो एंडोस्पर्म बनता है नर युग्मक, 2 नर युग्मक होते हैं ना, एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ फ्यूज करता है, दूसरा नर युग्मक किसके साथ? द्वितीयक केंद्रक के साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करता है। तो इनके फ्यूजन से क्या बनता है? भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। निषिक्तांड एंटीपोडल सहायक कोशिका द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन डी सेकेंडरी न्यूक्लियस के द्वारा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के द्वारा। अब थोड़ा और डिटेल बताऊं आपको, तो होता क्या है, यहां पर आपके भ्रूणपोष में 3 कोशिकाएं इधर होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं, एंटीपोडल्स, और 3 कोशिकाएं यहाँ होती हैं जिनमें से ये 2 कोशिकाएं कहलाती हैं सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड, सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड। एक ये कोशिका होती है अंड कोशिका, और एक 2 केंद्रक मिलकर एक कोशिका बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इनके पास 2 केंद्रक है। अब पता है आपको ये सारी कोशिकाएं हैप्लॉइड होती हैं, यानी इनके पास भी N है, इनके पास भी N है, इनके पास भी N है, N है, N है। N का मतलब आगुणित कोशिका गुणसूत्र, आगुणित गुणसूत्र होता है। अच्छा, ये अंड कोशिका है। आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, उनकी विशेषता ये होती है कि इनमें द्विनिषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है, 2 बार निषेचन होता है क्योंकि 2 नर युग्मक निकलते हैं। एक नर युग्मक जो आता है N वाला, वो अंड कोशिका से फ्यूज कर लेता है, तो N और N क्या बन जाता है? 2N अंड कोशिका बनते हैं। दूसरा जो नर युग्मक आता है वो इस द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज कर लेता है, नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज कर लेता है, तब क्या बनता है? भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनता है। और आपको पता है, देखिए N N N 3 N हो गया, यानी भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिकेंद्रिक होता है, 3N, ठीक, ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित होता है। ये भी इसका बहुत विशिष्ट लक्षण है। अभी इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए तो मैं बता दे रहा हूँ। ये सारे टॉपिक आपको सेकंड चैप्टर में बताए हैं, एक रिवीजन की तरह ये चल रहा। देखिए, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो हालांकि एनसीईआरटी में नहीं था इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। इसका आंसर एपिस्टैसिस सही होगा। तो आप चाहें तो इसको याद कर लें, और नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये फिर से पूछा जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकोक्रम जो संदेश वाहक आरएनए यानी एमआरएनए के कोडॉन से बंधता है क्या कहलाता है? देखिए, 3 क्षारकों का क्रम जो एमआरएनए के किससे जुड़ता है? कोडॉन से जुड़ता है। तो बताइए कोडॉन से क्या जुड़ता है? एंटी कोडॉन, एंटी कोडॉन। कोडॉन पाया जाता है एमआरएनए पर, एंटी कोडॉन पाया जाता है टीआरएनए पर। देखिए एंटी कोडॉन कहीं दिया है, ऑप्शन सी एंटी कोडॉन। क्लियर है बात? टीआरएनए पर क्या होता है? इन कोडॉन्स के एंटी कोडॉन्स पाए जाते हैं। जैसे GAG अगर कोई कोडॉन है, कोई कोडॉन है, तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? एंटी कोडॉन होगा G है तो C, और A है तो U, और CUC होगा एंटी कोडॉन। उसका जस्ट विपरीत जिससे वो जुड़ते हैं। साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ता है, यूरेसिल के साथ हमेशा एडेनिन जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुचरेरिया बैनक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है का समूह क्या है? मैंने बताया था ना कि रोगों से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रोगजनक, दूसरा वो है रोगजनक है क्या, वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, ऐसे पूछे जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? उसका रोग वाहक क्या है। तो अब पूछ लिए हैं कि वो किस समूह में आता है। वुचरेरिया बैनक्राफ्टी, मैंने आपको बताया था वुचरेरिया बैनक्राफ्टी क्या है? एक कृमि है, वर्म है। वर्म किसके अंतर्गत आते हैं? हेलमिन्थीज के अंतर्गत आते हैं, हेलमिन्थीज के अंतर्गत आते हैं। 2 होते हैं ना, एस्के हेलमिन्थीज और प्लेटी हेलमिन्थीज, जिनमें से ये आता है एस्के हेलमिन्थीज में।
एस्के हेलमिन्थीज में, एस्के हेलमिन्थीज में आता है, यानी डी ऑप्शन देखिए, हेलमिन्थ, हेलमिन्थ में आता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है बात है, याद कर लीजिए। विचरेरिया बैनक्राफ्टी इज एक वर्म, यानी एक कृमि है जो हेलमिन्थीज के एस्के हेलमिन्थीज में आता है। नेक्स्ट, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसमें आप एक्सपर्ट होंगे, आपको पता होगा कि बोलते हैं ना लीवर सड़ जाएगी, और यो हनी सिंह भी तो अपने गाने में बोलता है ना, खाली पेट लीवर न फाड़या करो। तो लीवर मतलब यकृत, ऑप्शन बी सही होगा, यकृत प्रभावित होता है अल्कोहल से। मेंडल के नियम का एक अपवाद बताइए। तो मेंडल ने कौन कौन से नियम दिया था? प्रभाविता का नियम दिया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम दिया था, और स्वतंत्र उपवहन का नियम दिया था। ठीक है, सहलग्नता नहीं दिए थे, ऑप्शन सी नियम, मेंडल के नियम का अपवाद है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? ऐसे रोग बताइए जो यौन द्वारा, यौन संपर्क से फैलता है। तो कौन सा? टाइफाइड नहीं, दूषित जल भोजन, और हाँ दूषित जल भोजन से फैलता है। हैजा, ये भी दूषित जल भोजन से। मलेरिया, मच्छर के काटने से। सिफिलिस जो है, ये जो इसका रोगवाहक क्या है, सॉरी रोगजनक क्या है? ट्राइपोनेमा पैलिडम, ट्राइपोनेमा पैलिडम, ये इसका रोग जनक है, जो कि एक जीवाणु है, और ये फैलता है यौन संपर्क से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, एकिडना क्या है? तो एकिडना एक कनेक्टिंग लिंक है, संयोजी कड़ी है, ऑप्शन ए सही होगा, संयोजी कड़ी है। किसके बीच संयोजी कड़ी होती है? सरीसृप यानी रेप्टाइल्स व स्तनधारी के बीच, मैमल्स के बीच, रेप्टाइल और मैमल्स के बीच की संयोजी कड़ी होती है, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी होती है एकिडना, ऑप्शन ए सही होगा। डोडो क्या है बताइए? डोडो एक पक्षी है जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त पक्षी है, विलुप्त प्रजाति, ऑप्शन ए। एनसीईआरटी में मेंशन है, ये सारे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका का क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेशिन, और रूस की स्टेलर समुद्री गाय, बाघ की 3 प्रजातियां, जावा, बाली और कैस्पियन, ये सभी विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, जितना भी मैंने बताया याद कर लीजिए। ये एक पक्षी है, कहाँ की? मॉरिशस की डोडो, मॉरिशस की डोडो पक्षी, ये विलुप्त है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का क्वेगा, डोडो किसकी है? मॉरिशस की, मॉरिशस की डोडो पक्षी, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेशियन, और रूस की स्टेलर समुद्री गाय, और बाघ की 3 उपजातियां, बाघ की 3 उपजातियां, कौन कौन सी? बाली, जावा, कैस्पियन, ये सभी क्या हैं? विलुप्त हो चुके हैं। तो इन सभी में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक, ये सब विलुप्त प्रजाति हैं। 16 हो गया। 17 पे देखिए, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना बताना है, यानी आपको 2n बताना है। कौन 2n है? अंडाणु युग्मक है ना, मादा युग्मक, ये आगुणित होंगी, हमेशा याद रखिएगा। युग्मक क्या होते हैं? आगुणित होते हैं, युग्मक आगुणित होते हैं। भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म अभी बताए थे। भ्रूणपोष क्या होता है? त्रिगुणित, 3n होता है। युग्मनज यानी जाइगोट, जाइगोट का निर्माण किससे होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से। तो देखिए, ये अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है अंडाणु। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है, n, ये भी n है, ये भी n है। युग्मनज का निर्माण किससे होता है? मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से। तो n + n क्या हो जाएगा? 2n, यानी युग्मनज क्या होता है? 2n, द्विगुणित संरचना, ऑप्शन सी सही जाएगा। क्लियर है बात? देखिए, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? बताइए।
जलोद्भिद पौधा बताना है आपको कौन है इसमें। सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेशिया। बताइए, नागफनी जलोद्भिद पौधा है, मरुद्भिद पौधा है जहाँ पे जल नहीं पाया जाता। शीशम, शीशम का पौधा जल में पाया जाता है, नहीं। एकेशिया, बबूल का पौधा जल में पाया जाता है, नहीं। सिंघाड़ा आपका जल में पाया जाता है, दलदल वाली जगह पर, ऑप्शन ए, तालाब में। सर्टोली कोशिका पाई जाती है, बताइए। बहुत बार बार पूछा गया क्वेश्चन, नीट वगैरह आप सब क्वेश्चन में का ये कॉमन क्वेश्चन है, सब कंपटीशन पूछे जाते हैं नीट में तो भर भर के। सर्टोली कोशिका को नर्स कोशिका भी कहते हैं क्योंकि ये शुक्राणु का पोषण करती हैं। वृषण में पाई जाती हैं, शुक्राणु का नाम ले लो तो तुरंत वृषण का नाम आ जाए, टेस्टिस, यानी टेस्टिस में पाई जाती हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। इनमें से 44 होती हैं दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, और 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY पाया जाता है और मादा में 44 दैहिक और XX 2 लिंग गुणसूत्र XX पाया जाता है। नर में XY पाया जाता है, मादा में XX पाया जाता है। ढूंढ लो, पुरुष का पूछे हैं यानी नर का पूछे हैं, यही वाला होगा XY, 44 प्लस XY, ऑप्शन बी सही है। याद हुआ ये चीज़ कि नर में 44 प्लस XY, मादा में 44 प्लस XX। क्लियर। नेक्स्ट, गैंडा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गैंडा अभयारण्य, गैंडा एक सींग वाला गैंडा कहाँ फेमस है? काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम, ऑप्शन ए। ठीक है। कुछ नेशनल पार्क कुछ चीज़ों के लिए फेमस हैं, उनको याद कर लीजिए। जैसे एशियाई शेर, एशियाई शेर। कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक। और बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। बाघ के लिए एक और फेमस है, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? MP, मध्य प्रदेश। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट किसके लिए फेमस है? ये भी बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, गए थे मिल नहीं पाए बाघ से, दिखा ही नहीं। इतना रुपया भर भर के खर्च किए थे, पूरी जीप बुक किए थे, बाघ देखने के लिए नहीं दिखा, उसके केवल निशान दिखे सड़क पे चलने के। जिम कार्बेट एशिया का पहला नेशनल पार्क था। ठीक। आरण्य के पायरिमिडीन में पाया जाता है। आरण्य के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? देखिए, DNA हो चाहे RNA हो, इनमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन में पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन DNA में। RNA में भी प्यूरीन पाया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन DNA में जो पिरिमिडीन होता है वो पाया जाता है साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमीन। ठीक। थाइमीन। RNA में पाया जाता है साइटोसिन और RNA में थाइमीन की जगह पर पाया जाता है यूरेसिल। बस यही अंतर होता है। DNA में पिरिमिडीन थाइमीन पाया जाता है, RNA में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल। बाकी 3 वही होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, तीनों तो एक ही होते हैं, तीनों पाए जाते हैं DNA RNA दोनों में। लेकिन केवल एक अंतर होता है, इसमें थाइमीन पिरिमिडीन पाया जाता है और इसमें यूरेसिल पिरिमिडीन पाया जाता है RNA में। ढूंढ डालिए। RNA के पिरिमिडीन बताइए कौन से? साइटोसिन और यूरेसिल।
देखिए साइटोसिन एवं यूरेसिल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऑप्शन इसका दिया गया है टाइफाइड, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप पहले ग्रीन हाउस गैस जान लो कि कौन होते हैं। 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? CO2 सबसे प्रमुख, 60% रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस होते हैं। उसके बाद होते हैं मीथेन CH4, कितना परसेंट? 20%। उसके बाद होते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कितने होते हैं? 14%। और इसके बाद होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 6%। मिला के देख लिए 100%। 100% ग्रीन हाउस गैस में से सबसे अधिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, उसके बाद मीथेन, उसके बाद N2O, CFC 6%। पूछा जाता है कि मीथेन किससे रिलीज होता है, तो मीथेन गोबर गैस भी कहलाता है। गोबर गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। गोबर गैस जानते हैं ना, गोबर से उत्पन्न होता है। मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है गोबर में, जिसके माध्यम से गोबर गैस उत्पन्न किया जाता है। इससे बिजली पैदा की जा सकती है और घर के चूल्हा जलाया जा सकता है। मीथेन गैस धान के खेत से भी उत्सर्जित होता है, धान के खेत से भी उत्सर्जित होता है, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बताइए। अभी बताए थे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? आहार श्रृंखला का सही क्रम बताइए। आहार श्रृंखला का सही क्रम, कलर नहीं बढ़िया मिल रहा। तो आहार श्रृंखला में क्या होते हैं? सबसे पहले होते हैं उत्पादक, फिर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और उसके बाद होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके बाद होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और आपको पता है उत्पादक क्या होंगे? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे? शाकाहारी जंतु। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु, जो इन शाकाहारी, देखिए पेड़ पौधों को खाता है शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव को खाता है मांसाहारी जीव, और ये होते हैं सर्वाहारी, कुछ भी खा लें, मनुष्य वगैरह। तो देखिए घास को गेहूं खाएगा, ये तो गलत। बकरी को गाय खाएगा, बिल्कुल गलत। घास को बकरी खाएगा, बिल्कुल सही। बकरी को शेर खाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही है। देखिए ये घास, मछली, मछली घास खाती है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड क्या है बताइए? न्यूक्लियोसाइड, इतना इजी क्वेश्चन। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा, बताए है ना, नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा। नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा, बताइए। शुगर यानी शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, एक नाइट्रोजन युक्त बेस। ठीक है, एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ये नहीं होगा, और नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फास्फेट, नहीं यही होगा। एक नाइट्रोजन युक्त बेस, एक नाइट्रोजन नहीं, एक नाइट्रोजन क्षार, एक नाइट्रोजन क्षार कोई भी हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल या थाइमिन, कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, ऑप्शन ए। अब यहीं पर अगर इसके साथ फास्फेट जोड़ दो, फास्फेट, तब इस पूरे समूह को क्या कहेंगे? इस पूरे समूह को न्यूक्लियोसाइड ना कह के क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड बराबर पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फास्फेट समूह। क्लियर? आइए, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? बताइए, युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं? इंग्लिश में गैमीट निर्माण को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन ए, युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? बताइए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज ए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, कौन से स्थान पर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर। तीसरा बताइए, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसको सुरक्षा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक स्वस्थानीय संरक्षण है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? एक स्वस्थानीय संरक्षण होता है जिसमें पेड़ पौधों जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में हम किसकी सुरक्षा करते हैं? फ्लोरा की, फौना की या पारिस्थितिक तंत्र की? देखिए फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मतलब सभी पौधे, उस जगह पर पाए जाने वाले सभी पौधे। फौना का मतलब क्या होता है? उस जगह पर पाए जाने वाले सभी जंतु, फौना कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र, अब बताइए किसकी सुरक्षा करोगे? ऑप्शन डी दिए हैं, ए और बी दोनों की, ए और बी दोनों की। तो राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों के द्वारा कराया जाएगा, मनुष्य के द्वारा, तो क्या हम पारिस्थितिक तंत्र को पूरा हम सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? हम वहाँ की वायु को, वहाँ के जल को, वहाँ के धूप में कितना पड़ रहा है इसको हम सही कर पाएंगे? नहीं, इसको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते। हम वहाँ के पौधों और उनके जंतु को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, यानी ए और बी, ऑप्शन डी सही जाएगा। 31वां देखिए, द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? देखिए प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक में अंतर समझिएगा। प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक में अंतर क्या है? ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। उत्पादक होते कौन हैं? जो हमारे लिए भोजन बनाए, हमारे लिए भोजन बनाए। प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि ये अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, इनको हम हवा डालते हैं, खा पी डालते हैं, ये हमारे लिए खाना है, उत्पादक है। द्वितीयक उत्पादक के अंतर्गत कौन आता है? शाकाहारी जीव, जो इन पौधों, पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे बकरी, मुर्गी, मुर्गा, जिनको हम लोग खाते हैं, तो ये हमारे लिए एक उत्पादक ही हैं। बकरी हम नहीं खाते हैं, जो मांस खाते होंगे उनके लिए बता रहे हैं। मांसाहारी जीवों के लिए भी ये एक उत्पादक हैं, क्योंकि मांसाहारी जीव इनको खाते हैं, इसे हम द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित होती है? शाकाहारी जीव से। ठीक, प्राथमिक उत्पादक हमेशा पेड़ पौधे होंगे और द्वितीयक उत्पादकता हमेशा शाकाहारी जीव होंगे, जो मांसाहारी जीवों का पेट भरते हैं। क्लियर? अब इनको ऐसा नहीं है कि हमेशा द्वितीयक उत्पादक कहोगे, नहीं, द्वितीयक उत्पादक एक अलग टर्म है, इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। याद रखिएगा, शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं एक खाद्य श्रृंखला में। ये द्वितीयक उत्पादक एक अलग टर्म है। देखिए पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, बताइए पास्चुराइज्ड, आपने अगर कोई दूध का पैकेट लिया होगा तो उसमें लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क, केवल दूध को हम पास्चुराइज कर सकते हैं, ऑप्शन ए। अच्छा बताइए, पराग भित्ति होती है पॉलन मेम्ब्रेन। पॉलन मेम्ब्रेन से संदर्भ क्या है? पॉलन ग्रेन का परागकण की भित्ति। तो परागकण में कितनी भित्तियां पाई जाती हैं? 2 भित्ति पाई जाती है। कौन कौन सी भित्ति होती है? एक होती है बाहरी, जिसे क्या कहते हैं? एक्साइन, जो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है एक्साइन। स्पोरोपोलिनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल इन द वर्ल्ड, यानी ये बहुत ही प्रतिरोधी होता है, बहुत ही प्रतिरोधी पदार्थ है। इस पर किसी ताप का फर्क नहीं पड़ता, किसी रसायन का फर्क नहीं पड़ता, दाब का फर्क नहीं पड़ता, ताप दाब रसायन किसी का भी फर्क इस पर नहीं पड़ता। स्पोरोपोलिनिन सबसे प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो पराग भित्ति की बाहरी स्तर बनाता है। आंतरिक स्तर कौन बनाता है? आंतरिक स्तर उसे कहते हैं इंटाइन। इंटाइन ये किसका बना होता है? ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज का, पेक्टोसेलुलोज का। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी नीट के, जो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं नीट के, सब आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पराग भित्ति बी ऑप्शन द्विस्तरीय होती है। टी लिम्फोसाइट किस कौन उत्पन्न करता है? मैंने बताया था, बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट हो, भ्रूण में किस में उत्पन्न होते हैं? यकृत में। लेकिन वयस्क में किस में उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। देखिए टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, ऑप्शन ए।
अगर यहां पर ये पूछता कि टी लिम्फोसाइट का विभेदीकरण किस में होता है, विभेदीकरण किस में होता है, तो विभेदीकरण किस में होता है, देखिए थाइमस में भी होता है और क्या कहते हैं टॉन्सिल्स में भी होता है, टॉन्सिल्स और पियर्स पैचेस में होता है, इन जगहों पर भी होता है। टॉन्सिल पेयर पैचेस में जो विभेदीकरण होता है उससे बी लिम्फोसाइट बनती है, थाइमस में विभेदीकरण से टी लिम्फोसाइट बनता है। तो विभेदीकरण पूछता तब ये होता है। इको-R1 एंजाइम का स्रोत क्या है, देखिए शब्द से ही क्लियर है, इको मतलब इकोलाई से प्राप्त होने वाला एंजाइम, इकोलाई, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा बताइए। ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी आपके कीटभक्षी पौधा होते हैं। देखिए ड्रोसेरा, नेपेंथीज, एक और याद कर लिए यूट्रिकुलेरिया और वीनस प्लांट, वीनस, ठीक है, वीनस ड्रैगन कहते हैं, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, वीनस है, वीनस प्लांट। तो ये सभी आपके कीटभक्षी पौधे होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही जाएगा, ए और बी दोनों। हाइड्रिला नहीं है, हाइड्रिला कीटभक्षी पौधा नहीं होता, जलोद्भिद पौधा होता है। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, बताइए। हर्माफ्रोडाइट कौन है इनमें से, हर्माफ्रोडाइट ऐसे जंतु जिसमें नर और मादा दोनों लिंग एक ही प्राणी में हो। तो मुर्गी में ऐसा होता है नहीं, मुर्गी और मुर्गा अलग होता है। सांप में ऐसा होता है नहीं, मेल सांप अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ए और बी दोनों, ये भी नहीं होगा। केंचुआ मैंने बताया है कि केंचुआ अर्थवॉर्म इज ए हर्माफ्रोडाइट। अर्थवॉर्म अभी पढ़ाया था क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 में। अर्थवॉर्म क्या है, केंचुआ क्या है, एक उभयलिंगी प्राणी होता है जिसमें नर और मादा भाग एक ही जीव में होता है। क्लोरेला निम्न में से क्या है, क्लोरेला, देखिए क्लोरेला शैवाल होता है, एल्गी होता है। अब इसी में क्लोरेला के साथ एक और क्वेश्चन फेमस है, SCP सिंगल सेल प्रोटीन। क्लोरेला सिंगल सेल प्रोटीन का भी काम करता है, एकल कोशिका प्रोटीन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर वो दूसरी तरीके से पूछा जाता कि क्लोरेला को किस रूप में आप प्रयोग करते हैं, तब कहते हैं एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में। लेकिन क्लोरेला निम्न में से क्या है पूछा गया है, तो क्लोरेला एक शैवाल है। हाँ, एक और शैवाल बहुत फेमस है, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पाइरुलिना भी एक शैवाल है, एक शैवाल है। क्लोरेला, स्पाइरुलिना, इन सब में किसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसीलिए हम इसे सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में प्रयोग करते हैं, खा सकते हैं, स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं। बताइए क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, इतना इजी क्वेश्चन। बॉलवॉर्म को कौन, बॉलवॉर्म किसको इफेक्ट करता है, कॉटन को, कपास को। कपास का फूल निकलने से पहले कली अवस्था में उसको खा जाता है, ऑप्शन ए। तो जो क्राइजीन किससे निकाला जाता है, क्राइजीन बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, जिसे हम बीटी जीन कहते हैं, बीटी जीन, क्राइजीन, ठीक। बीटी जीन को हम प्रवेश कराते हैं कॉटन में, जिससे क्या बनता है, बीटी कॉटन बनता है। निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस है, बताइए। प्यूरिन, डीएनए में कौन सा प्यूरिन पाया जाता है, अभी बताया था, एडेनिन ग्वानिन, ढूंढिए, एडेनिन ग्वानिन, ऑप्शन सी। pyrimidine कौन सा पाया जाता है, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजन क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल। कैंसर किस कारण होता है, तो कैंसर होता है इनके हिसाब से ऑन्कोजेनिक वायरस से, ऑन्कोजेनिक वायरस से। इसके कोई एक कारण नहीं होते कैंसर के, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रसायन की वजह से होता है। एक्सरे, गामा रे और यूवी रेस से भी होता है, डाइज से होता है, बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक वायरस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम ऑन्कोजीन कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑप्शन बी सही होगा। किसी जीवाणु के द्वारा कैंसर नहीं होता, ऑप्शन बी ही सही होगा। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, बताइए। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या संभव है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, बताइए। इसे ऊतक संवर्धन भी कहते हैं, ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर कहते हैं ना, छोटे से टिश्यू लेकर हम पूरे प्लांट को बना डालते हैं, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर किसके द्वारा संभव होता है,
होता है टोटिपोटेंसी, पूर्ण सख्तता के द्वारा, टोटिपोटेंसी के द्वारा। किसी सेल में एक ऐसी क्षमता जिससे किसी एक कोशिका में ऐसी क्षमता कि वो विभाजन के द्वारा पूर्ण पौधा बना ले, पूर्ण सख्तता कहलाता है, इंग्लिश में टोटिपोटेंसी कहते हैं। और एक ऊतक से पौधा बन रहा है ना, यानी एक किसी जीव के द्वारा हो रहा है, दो जीव नहीं आ रहे हैं। तो जब केवल एक ही जीव का शामिल होता है, एकल जीव के कारण नए संतान उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी सूक्ष्म प्रवर्धन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एकल अलैंगिक जनन है या लैंगिक जनन है? तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बिना निषेचन के ही नया संतान उत्पन्न होता है। तो बताइए, जब निषेचन नहीं हुआ, केवल मादा युग्मक उसमें मतलब शामिल हुई, नर का कोई रोल नहीं है, यानी एकल जीव के कारण ही नया जीव उत्पन्न हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? अलैंगिक जनन होगा। कॉमन सा बात है, जब एक ही जीव शामिल हुए हैं तो अलैंगिक जनन होगा। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव का उत्पन्न होना। तो मादा युग्मक यानी सिर्फ मादा उसमें इन्वॉल्व हुई है, नर तो इन्वॉल्व हुए नहीं है, यानी इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बात? किस फल में बीज चोल खाया जाता है, यानी टेस्टा खाया जाता है? किसमें? लीची में। ऑप्शन बी। बताइए, SO2 प्रदूषण का, SO2 होगा यहाँ पर, SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? प्रदूषण का सूचक का नाम आ जाए तुरंत लगा दो लाइकेन। ये इतने साफ सुथरे इंसान होते हैं कि गंदगी में उगते ही नहीं। जिस जगह पर, जिस वातावरण में गंदगी है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, उस जगह पर लाइकेन नहीं उगते हैं। लाइकेन केवल स्वच्छ वातावरण में उगते हैं। तो जहाँ पर लाइकेन ना पाया जाए मतलब कि वो प्रदूषित क्षेत्र है। उत्तराखंड की वादियों में लाइकेन आपको हर पौधे पर लगभग दिखाई देगा, क्योंकि बहुत शुद्ध वातावरण है वहाँ का। लाइकेन क्या है? एक प्रदूषण सूचक का काम करता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रदूषण सूचक कौन है? पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन है? लाइकेन। ठीक। शहद का निर्माण कौन करती हैं? तो देखिए, मधुमक्खियों की कई कैटेगरियां होती हैं। इनमें से नर मधुमक्खी, ड्रोन जिसे कहते हैं, रानी मधुमक्खी होती हैं, उसके बाद वर्कर बीज होती हैं जो कार्यकारी होती हैं, कार्यकारी सभा इनकी लगती है, यानी ये काम करती हैं, नेक्टर लाती हैं और उससे शहद बनाती हैं। ऑप्शन सी, इनका काम है काम करना, घर में साफ सफाई करना, काम करना। और नर मधुमक्खी का काम है कि मादा मधुमक्खी से संभोग करके नए संतान बनाएं। तो ऑप्शन सी सही होगा। शहद का निर्माण कौन करती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फेमस है, इनमें कौन क्या होती हैं? देखिए, नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी से पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया, यानी बिना निषेचन के नर मधुमक्खी मादा युग्मक से बनती हैं। तो बताइए, ये क्या होती हैं? मादा युग्मक क्या होती है? आगुड़ित। युग्मक है तो आगुड़ित होगा। तो इससे बिना निषेचन के नर मधुमक्खी, जिसे हम ड्रोन कहते हैं, ड्रोन बिना निषेचन के बनता है, बिना निषेचन के बनता है, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, बिना निषेचन के बनता है मादा युग्मक से। तो ये भी क्या होता है? आगुड़ित होता है। और रानी मधुमक्खी क्या होती है? द्विगुणित होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन द्विगुणित है, कौन आगुणित है। तो ये रानी मधुमक्खी द्विगुणित होती हैं, ड्रोन आगुणित होते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी द्विगुणित होते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? अब मनुष्य का पढ़ ही नहीं मिल रहा, मुर्गी का रोग पड़े। यहाँ पर ऑप्शन डी दिया है। कहाँ से पूछा गया मैं नहीं जानता। इडली एवं डोसा का आटा सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। अब देखिए 70 क्वेश्चन है, तो वो भी चाहते होंगे कि 70 ना कर पाए कोई, तो उसमें एक आध दो क्वेश्चन बाहर से डाल देते हैं। तो वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, मैं नहीं जानता कहाँ से है। इडली और डोसा किस सूक्ष्म जीव के द्वारा फुलाया जाता है? आपको बताएं, ईस्ट। ईस्ट को बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बेकिंग वाली चीज़ों में बहुत यूज होता है, बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ब्रेड, बियर, ये सभी इसी से बनाए जाते हैं। ब्रेड बनाया जाता है, बियर बनाया जाता है, पेस्ट्री बनाया जाता है। ठीक है, इडली डोसा इन सभी में ईस्ट काम करता है। ईस्ट किण्वन की प्रक्रिया करता है।
ईस्ट क्या करता है, इनमें किण्वन की प्रक्रिया करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे को फुला देता है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चीज जो होता है, चीज ऐसे होता ना, जिसको वो बहुत पसंद करती हैं, इस शेप में नहीं दिखाते, कौन से शेप में दिखाते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, जिसमें छेद होता है, टॉम एंड जेरी में देखे होंगे चीज। तो चीज में जो ये छेद होता है ना, वो उसमें पूछा गया है कि चीज में कौन सा छेद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी छेद कौन सा नहीं, छेद किस कारण से होता है, तो छेद छिद्र होता है CO2 के कारण से। इडली डोसा इन सभी में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। नेक्स्ट, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपेरॉन किसने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने, ऑप्शन सी। बायोगैस में क्या होता है, बताए थे, बायोगैस यानी गोबर गैस यानी मार्स गैस क्या होता है, CH4, यहाँ पे 4 कर लीजिए, मीथेन, ठीक है, मीथेन CH4, गोबर गैस, बायोगैस या इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या, जीन विनिमय की प्रक्रिया कोशिका विभाजन के किस अवस्था में होता है, तो ये होता है पैकिटीन अवस्था में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, PCR से किसकी जांच होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बताइए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR कैंसर डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं, अभी बताए थे, एक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधे का बनना क्या कहलाता है, टोटिपोटेंसी, पूर्ण सख्तता कहते हैं इसे, हिंदी में पूर्ण सख्तता कहते हैं। टोटिपोटेंसी का मतलब ये होता है एक कोशिका से पूरा का पूरा पौधा बन जाए। आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, बताइए, इतना इजी क्वेश्चन अभी बताया था। भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म किससे बनता है, बताइए, अभी ऊपर आया था, इंडोस्पर्म किससे बनता है, नर युग्मक प्लस द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। नर युग्मक क्या होते हैं, N, द्वितीयक केंद्रक 2 केंद्रक होते हैं, यानी N + N 2 होते हैं, तो N N N कितने हो गए, 3N, यानी त्रिगुणित। तो इंडोस्पर्म क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है, 3N, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या होता है, बताए हैं, एकल जनक द्वारा उत्पन्न होती है तो अलैंगिक जनन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 जनक, नर और मादा जब भाग लेते हैं, नर और मादा 2 जनक होते हैं, जब एकल जनक की जगह पर जब 2 जनक होते हैं तब इसे लैंगिक जनन कहते हैं। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, मानव युग्मकों में, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सोचोगे कि मानव में गुणसूत्र की संख्या पूछ लिया, वाह इतना इजी, 46 होता है, लगा दिए देख के आंख बंद करके। इसको भी देखिए, युग्मक पूछा है तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, इससे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, किसी भी कोशिका से नर युग्मक या मादा युग्मक जो बनता है उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी पहुंचती है, यानी ये 2N है तो ये N होंगे, 2N है तो यहाँ पर N होगा, यानी युग्मक हमेशा आगुणित होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा आगुणित होते हैं, यानी 46 की जगह पर कितने गुणसूत्र होंगे, 23, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, बताइए, ओपेरॉन तंत्र क्या प्रदर्शित करता है, जीन के रेगुलेशन की, वो बताना चाहता है ओपेरॉन तंत्र कि कैसे किसी जीन की रेगुलेशन होती है अलग अलग स्तरों पर, यानी जीन को रेगुलेट करता है, ऑप्शन सी। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, थैलेमस किसका खाया जाता है, सेब का, इसीलिए सेब को क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, क्योंकि इस फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर किससे होता है, थैलेमस से होता है, ठीक है, पुष्पासन से होता है, इसे असत्य फल भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए, टीएमवी बोले हैं, टीएमवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये तो होगा नहीं,
बैक्टीरियोफेज, कुछ बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी होता है, कुछ बैक्टीरियोफेज में आरएनए भी होता है। तो बैक्टीरियोफेज में किसी का नाम नहीं दिए हैं, इसलिए हम ऑप्शन बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बताइए। इतना इजी क्वेश्चन। क्या होता है? उत्पादक से ऊर्जा जाती है प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में, और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, और द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में, और तृतीयक उपभोक्ता से वो किसी और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, कह सकते हैं। नष्ट नहीं होता, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो किसी न किसी रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, कभी भी ऊर्जा का प्रवाह उल्टा नहीं होता। कहने का मतलब कि पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी जीव, शाकाहारी जीव को खाते हैं मांसाहारी जीव, इन सभी को खा सकते हैं तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी जीव। अब ऐसा नहीं होता कि मानव को खाएंगे कुत्ता बिल्ली, या कुत्ता बिल्ली को खाएंगे बकरी, या बकरी को खाएंगे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे बकरी खाते देखे हो? कोई आम का पेड़ है, वो बकरी पकड़ के खा लिया हो? तो कभी भी उल्टा नहीं होता, हमेशा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, यानी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल। ए होगा ऑप्शन। निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? जैविक खाद बताइए। बायो फर्टिलाइजर पूछा गया है कि बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकें, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखें, फास्फोरस की मात्रा बनाए रखें। ये सभी जीव होते हैं जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। तो एजोटोबैक्टर इज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बैसिलस थुरिनजेंसिस आल्सो ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजोला इज आल्सो ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लॉस्ट्रीडियम बैसिलस थुरिनजेंसिस नॉट, बैसिलस थुरिनजेंसिस नहीं होता, बैसिलस थुरिनजेंसिस बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद नहीं होता। ये तीनों होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम, एजोला, एजोटोबैक्टर, ये सभी जैविक खाद का काम करते हैं। बैसिलस थुरिनजेंसिस जैविक खाद का काम नहीं करता, ये कीड़ों को मारने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि ये एज ए जैविक कीटनाशक का काम कर सकता है, बीटी, बैसिलस थुरिनजेंसिस। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसमें कंफ्यूजन है। क्षय रोग टीबी का संक्रमण होता है व्यक्ति के खांसने वासने से, छींकने वीकने से। तो सभी हवा में तो नहीं होगा, सब हवा में तो टीबी का बैक्टीरिया नहीं होगा, इसलिए हम ये लगा नहीं सकते। हम ये संपर्क द्वारा लगा सकते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है। मुझे इसमें कंफ्यूजन है बी और डी में, लेकिन मेरी तरफ से डी ही ऑप्शन होगा, आप चाहे जो सिलेक्ट करें। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? बताइए। बायो रिएक्टर, बायो रिएक्टर चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 जैव प्रौद्योगिकी में, जो हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जो उत्पाद हम बनाते हैं, उसमें जैव रिएक्टर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए, उत्पाद के निर्माण के लिए हम प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? मम्स वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, डिप्थीरिया ये जीवाणु की वजह से होता है। कौन सा जीवाणु? माइकोबैक्टीरियम डिप्थेरी, मिजल्स वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन सी जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, जीवाणु द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में किसका? पशुओं का हम पालन करेंगे। मधुमक्खी पालन आता है, कुक्कुट पालन आता है, मत्स्यिकी आता है, कार्बनिक खेती नहीं आता, ऑर्गेनिक फील्ड जो होती है वो नहीं आता। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान। लुइस पास्चर वैक्सीनेशन बनाए थे, सूक्ष्म विज्ञान से आते हैं। वाटसन डीएनए सूक्ष्म विज्ञान से आते हैं। स्टेफन हेल्स मुझे उम्मीद है कि यही हैं जो नहीं आते, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर कैसे मापें इसकी खोज इन्होंने की थी। रॉबर्ट कोच ये भी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत ही आते हैं, जो टीबी बैक्टीरिया को खोजे थे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किए थे।
नेक्स्ट, एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स अभी बताए थे, कोडॉन होता है mRNA पर, एंटीकोडॉन होता है tRNA पर। ऑप्शन बी tRNA। मेंडल ने प्रतिपादित किया, बताइए क्या प्रतिपादित किया? संलग्नता का नाम नियम मेंडल ने दिया था? नहीं, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, युग्मकों का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। संलग्नता का नियम नहीं दिया था, प्रतिपादित किया आनुवंशिकता का नियम। ऑप्शन बी। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? अभी बताए थे, मेंडल ने 3 नियम दिए हैं, याद कर लीजिए। एक दिया था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता, या इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा दिए थे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए पृथक्करण का सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत, युग्मकों की शुद्धता का। देखिए ऑप्शन सी। बाकी प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, ये भी मेंडल ने दिया था, लेकिन पृथक्करण के सिद्धांत को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। 17वां, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक बताइए। जैव विकास किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ऑप्शन बी। उत्परिवर्तन के द्वारा जब डीएनए में बदलाव आता है तभी नई प्रजाति का निर्माण होता है, बताए हैं जैव विकास के अंतर्गत। तो 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव थे, जिनमें आपको सब कुछ करा दिए गए। आपको इनमें से 35 ही करने होते हैं, और 17 देखिए कितना इजी था कि 17 कर सकते हो, मतलब 70 करना मत। 35 आ रहा है तो चुपचाप 35 ही करिएगा, उससे ज़्यादा मत करने की कोशिश करिएगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2021 का। अब इसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग थोड़ी देर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।